हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 36 फॉर द डेट 25 September 2020 एंड दिस इज फॉर सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th एंड चैप्टर इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विच इज गोइंग ऑन. सो वी आर डूइंग दिस प्रैक्टिस शीट टुडे. तो आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पहले करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर. द एलिमेंट इज लाइकली टू बी. तो ये कौन सा एलिमेंट होगा जो कि एक हाई मेल्टिंग पॉइंट कंपाउंड बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके? वो इसका आंसर होगा बेटा कैल्शियम. सो कैल्शियम विल बी इट्स आंसर. Second, metals oxides dash in nature. So metal oxides are always basic in nature. Basic will be the answer. Third, the non-metal which can conduct electricity is graphite. Graphite can conduct electricity. वैसे ये एक non-metal होता है. Arrange copper, silver and aluminium in increasing order of reactivity. तो इनको तीनों को हमने increasing order of reactivity में इनको सीक्वेंस करना है. तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा वो आएगा. तो इसमें आंसर लिखेंगे आप AG, यानी कि सिल्वर. सिल्वर से ज़्यादा फिर कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम विल बी हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल. ओके, दिस सीक्वेंस विल बी इट्स आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नॉन बाय व्हाट नेम? तो ये होती है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज. रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स को ऐसे ही अरेंज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 इज डैश अ डैश रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ डैश रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. तो ये आप चाहते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल से उसको सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं. तो इसका आंसर ऐसे लिखना है. 7. Name the ion made by non-metals, cation or anion. So answer will be anion, क्योंकि जो non-metals होते हैं वो anions बनाते हैं and they have a tendency to gain electron from other metals. तो यहाँ वो anions बनाते हैं, negative charged particles, negative charged ions बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. सम मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, नेम एनी वन. तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. तो इसमें आप आंसर लिख सकते हो. नेम एनी वन बताना है तो आप इसमें गोल्ड लिख सकते हो. गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. 9. मेटल विच इज़ द मोस्ट अबेंडेंट इन अर्थ क्रस्ट. तो मोस्ट अबेंडेंट मेटल जो कि बहुत ज़्यादा मिलता है तो वो है एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम विल बी इट्स आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एलिमेंट E इज़ Z इक्वल्स टू 16. Z जो है वो एटॉमिक नंबर है उसका 16, और 16 को देख के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो 286 आया. विल इट लूज इलेक्ट्रॉन्स? 6 इलेक्ट्रॉन्स और गेन 2. तो सीधी सी बात है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना ज़्यादा इजी लगेगा उसको, बजाय कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को डोनेट करे. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गेन. ओके, सो दैट दिस एलिमेंट E विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. आगे चलते हैं. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपके, उसमें सबसे पहले आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस. इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पर Fe प्लस H2O विल गिव Fe3O4. यहाँ आप आंसर में लिखेंगे Fe3O4 प्लस 4H2. ये हो गया हमारा हाइड्रोजन गैस, और इसको बैलेंस कर लीजिए. यहाँ भी 4 आएगा. कैल्शियम प्लस वाटर, तो कैल्शियम प्लस वाटर क्या देगा हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा. कैल्शियम OH ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, दिस विल बी इन एक्वस फॉर्म. और कैल्शियम और इसको भी आप बैलेंस कर लो. यहाँ आ जाएगा 2H2O. नाउ नेक्स्ट इज पोटेशियम एंड वाटर. पोटेशियम एंड वाटर का जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा? 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और H2. ये बैलेंस हो गया आपका. H2O के साथ भी 2 लगा दीजिए. ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी. इसको नोट करिए फटाफट. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विद डाइल्यूट HNO3 हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड. व्हाई? So in the case of nitric acid, when we react metals with the acids, then hydrogen gas is released simply. But in the case of nitric oxide, this will not happen. Hydrogen gas will not be obtained. So इसमें क्या रीज़न आप डालेंगे कि जो HNO3 है, this is very highly oxidizing agent and it will react with the hydrogen, and it oxidizes hydrogen to form water molecules and itself get
itself it forms nitrogen oxide, nitrogen dioxide etc. Okay, तो आंसर आपको मैं बता देती हूँ. So write the answer. Because nitric acid is highly oxidizing agent, copper with nitric acid gives CuNO3 twice, NO2 and water. Nitric acid, it will oxidizes hydrogen to form water and itself gets reduced to one of the nitrogen oxides. तो nitrogen oxides बना लेगा इनमें से कोई भी NO2 या N2 etc. Coming to the next question. How could you use you are given a hammer. आपको एक हैमर, एक बैटरी, एक बल्ब, वायर और स्विचेस दिए गए हैं. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? तो आप हैमर से बता सकते हैं कि वो सोनोरस है या नहीं. बैटरी और बल्ब का यूज़ करके, वायर्स का यूज़ करके आप एक टेस्टर सर्किट बना सकते हैं जिसके अंदर आप मेटल या नॉन मेटल की जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले मेटल्स होंगे और नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. आप इस टेबल से हेल्प ले सकते हैं अपने आंसर्स को राइट डाउन करने के लिए. तो सोनोरस मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. What are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides with reactions. तो amphoteric oxides कौन से होते हैं? Amphoteric oxides are metallic oxides that react with both acids and alkali to form salt and water. जिंक ऑक्साइड है जैसे इसका एग्जाम्पल है. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वैसे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. तो इसका आप लिख सकते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स लिखिए यहाँ से. तो ZnO एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है. जिंक ऑक्साइड इसको बोलते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये जिंक क्लोराइड भी बनाता है और वाटर बनाता है. अगर हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, यहाँ एसिड से करवाया, यहाँ एसिड बेस से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ ये सोडियम जिंकेट बनाएगा, Na2ZnO2 एंड वाटर बनाएगा. इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और बेस के साथ और एसिड के साथ इसका रिएक्शन बता सकते हो. ठीक है, तो एसिड्स के साथ वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और बेस के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिव रीजंस. कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील. तो स्टील को क्यों नहीं यूज़ किया जाता? हॉट वाटर टैंक्स बनाने के लिए कॉपर का यूज़ किया जाता है. सो कॉपर जो है, कॉपर इज़ वो जो है लेस रिएक्टिव होता है, कॉरोसिव नहीं होता. तो इसमें आप एग्जांपल में लिखेंगे बिकॉज कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट and it is less reactive with water, so copper is used. Next, gold and silver are used to make jewelry. So gold and silver are expensive metals, but they are used for making jewelry because they both are lustrous, ductile and less reactive metals. They do not corrode. इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे. C is sodium, potassium and lithium are stored under oil because sodium, potassium, lithium are kept in oil as they are highly vigorous on the reaction with oxygen or moisture. अगर वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो विगरसली एकदम फायर देते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखें. 6 is metallic oxides of zinc, magnesium and copper were heated with the following metals. तो इनको हीट किया गया इन मेटल्स के साथ में. तो इनका रिएक्शन क्या होगा? तो आप यहाँ लिखेंगे कि जो जिंक ऑक्साइड है उसका जिंक के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन. मैग्नीशियम के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा एंड कॉपर के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं हाई रिएक्टिव मेटल से. अब मैग्नीशियम के साथ अगर हम देखें तो जिंक का रिएक्शन होगा, यहाँ नो रिएक्शन होगा. मैग्नीशियम के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा और कॉपर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि मैग्नीशियम इज़ हाईली रिएक्टिव मेटल. नाउ कॉपर ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा जिंक के साथ और मैग्नीशियम के साथ भी डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन कॉपर के साथ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच केसेस विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेकिंग प्लेस. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने बता दी कहाँ कहाँ पर होंगी. तो हाईएस्ट जो हाई रिएक्टिव मेटल होगा, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है, अदरवाइज नहीं होगा इसमें रिएक्शन. आगे चलते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपके. सी में फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट. इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बिटवीन 2 एटम्स ए एंड बी, ए लूजेस 2 electrons and B gains 1 electron. What is the nature of the bond between A and B? So the nature of bond between A and B is ionic bond and it is and it is a strong bond, very high ionic bond और electrovalent bond भी हम इसको बोलते हैं. Suggest the formula of the compound between A and B. तो इन दोनों के बीच में जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला आपने बताना है. आपको पता है कि ए जो है वो लूज़ करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स और बी जो है वो गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को. तो AB2 विल बी इट्स फॉर्मूला.
ऑन सिमिलर लाइन्स एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल। MgCl2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हमने बताना है। सो मैग्नीशियम क्लोराइड का आप देख सकते हो, मैग्नीशियम हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू डोनेट। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैग्नीशियम जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एटम को दे देगा। तो यहाँ आपको मिलेगा Mg2+ और 2 क्लोरीन नेगेटिव, यानी कि 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और 1 नेगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। और हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा MgCl2। Mg2+ चार्ज रहेगा और Cl जो है वो 2 एटम्स रहेंगे उसके और नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट इज कॉमन सॉल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन द मोल्टन स्टेट। वाई? इसका रीज़न देना है। तो सॉलिड स्टेट में इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर आर नो फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, but when it is in the molten state, then their particles are in moving status, ठीक है, and they can conduct electricity. So you can write the common salt in the molten state conducts electricity because there is a free movement of the particles, and free movement of particle means the conduction of electricity. नेक्स्ट इज D. Why is melting point of NaCl high? तो NaCl का जो melting point है वो हाई होता है किस वजह से? दिस इज बिकॉज ऑफ द ionic bond. NaCl is an ionic compound which is made up of a strong bond called ionic bond. So high energy is required to break these bonds. That is why NaCl has high melting point. Next is the differentiate between metals and non-metals on the basis of the following properties: ductility, malleability, density, appearance and electrical conductivity. तो इसके लिए डिस्टिंग्विश करना है तो हम ये पूरी टेबल जो है इसमें लिखेंगे। ये टेबल आपको लर्न कर लेनी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी गई कि malleability है या नहीं है, उनमें sonorous है वो या नहीं है, तो आप ऐसे लिखेंगे। Coming to our last question, what is aqua regia? Write about it. So देखते हैं aqua regia क्या होता है बेटा। इसमें 3 पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है एक बीकर के अंदर। इन दोनों एसिड्स को बहुत स्लोली ग्रेजुअली जो है ये रिएक्शन करवाया जाता है, इसी को हम aqua regia कहते हैं। आप आंसर लिखेंगे, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। इट इज़ अ हाईली corrosive liquid and able to attack on gold and other resistant substances also। ठीक है, तो आप लिखिए इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट 3 का, राइट शॉर्ट नोट ऑन द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। सो द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशंस, अ मोर रिएक्टिव मेटल displaces a less reactive metal and from its salt solution। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह लेगा, तो MgSO4 बनेगा एंड कॉपर जो है वो अलग से आ जाएगा। इस तरीके से जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा। आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बनाएगा। ये आपको इससे पहले वाली वर्कशीट में हम कर चुके हैं ये रिएक्शन, इसको भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट थी। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।